वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर ज़ोडिएक। हम लोग आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं सितारों की दुनिया की और ख़बरों के साथ। और आज हमारा जिक्र है लियो के बारे में। मैं लियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट लियो सोलर सिस्टम का नंबर 1 स्टार है। सोलर सिस्टम, जिस पूरे सिस्टम की जान सन होता है, उसका ये स्टार है। सन इज द प्लैनेट एंड लियो इज द स्टार। ऐसा सितारा जो तमाम सोलर सिस्टम को परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने जो उसके रोलिंग स्टार्स हैं उनको तो लाजमन वो सपोर्ट करेगा। सो लियो पीपल में तमाम सितारों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटियां जरूर पाई जाती हैं। लियो पीपल का लकी डिजिट भी 1 नंबर है, नंबर 1, और सलाहियतों के एतबार से भी वो लोग नंबर 1 है। मैं इन्हें अगर सिंगल अल्फाज में इनकी प्रिस्क्रिप्शन दूं तो ये सेल्फ मेड पीपल कहलाते हैं। बाकी लीडरशिप क्वालिटियां इनकी आइडियल, हार्ड वर्किंग स्किल्स इज आइडियल, कैप्टेंसी इनकी बड़ी ताकतवर, और फिर थोड़े से मफाद परस्त भी होते हैं। और मफाद परस्ती आजकल आपको पता है बड़ी कामयाब रहती है, लोग बड़ी तेजी से अपने फायदे निकाल लेते हैं। लियो पीपल इसलिए भी ज्यादा ताकतवर हैं कि ज्यादातर सितारों की नेगेटिविटी इन पर असर नहीं करती, कम सितारों की नेगेटिविटी इन पर असर करती है। सो ये मोस्टली अपने साल में ज्यादातर अरूज पर ही रहते हैं। दूसरी एबिलिटी, जिसे मैं टेक्निकल एबिलिटी कह सकता हूं, वो ये कि बहुत सारे बैड पैचेस में भी अपनी सलाहियतों के एवज ग्रो करने की ताकत रखते हैं, फ्लोट करने की ताकत रखते हैं, तैर जाने की सलाहियत रखते हैं। लियो पीपल की एबिलिटीज उस वक्त और ताकतवर हो जाती है जब सूरज पहले घर में हो। किसी भी लियो पर्सनैलिटी का अगर सन साइन फर्स्ट हाउस में आ जाए तो उसकी खुदादाद सलाहियतें बहुत बढ़ जाती हैं। वहां से ही उसका गोल्डन सीजन भी शुरू हो जाता है। सूरज 1 साल में तकरीबन 12 हाउसेस का चक्कर काट लेता है। अगर किसी को पहले घर में सन साइन की सपोर्ट मुयसर आ गई है तो उसकी पर्सनालिटी बड़ी ताकतवर होगी। उन दिनों वो अपनी शख्सियत से लोगों से काम निकलवाना शुरू कर देते हैं, वो शख्सियत के एवज एडवांटेजेस अचीवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अगर लियो दूसरे घर में इंटर हो जाए तो वेल्थ सेक्टर स्ट्रांग हो जाती है। सूरज का तीसरे घर में होना फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है। इंसान अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए ज्यादा इकदाम करता है। चौथे घर में अपीयर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो जाता है, फैसले बहुत प्रॉपर करने लगता है। 5वें घर में अपीयर हो जाए तो रोमांटिक और लव सेक्टर को स्ट्रांग कर देता है। 6th हाउस में अपीयर हो जाए तो इंसान की सेहत बड़ी ताकतवर हो जाती है। 7th हाउस में थोड़ा नेगेटिव होता है। 7th हाउस में मियाँ बीवी के क्लैशेस प्रोड्यूस करता है। उससे दोनों लीडर एक दूसरे की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं हो पाती और उसकी वजह से क्लैशेस आते हैं। 8th हाउस में दुश्मनों पर हावी, 9th हाउस में मजहबी जोश और जज्बा, 10th हाउस में जाए तो कैरियर को सपोर्ट, और 11th हाउस में जाए तो इंसान को खुशबख्त बना देता है। सो ये 365 के 365 दिन पूरे साल के तकरीबन अरूज पर रहता है। बीच में इसको कुछ हेजिटेशन कुछ स्टार्स दे सकते हैं, जैसे राहु इसकी यहाँ लेवल ऑफ सक्सेसेस को थोड़ा डिक्रीज कर सकता है, रेजिस्ट नहीं करता। सो लियो पीपल ज्यादा मौज में ही रहते हैं। एबिलिटीज के एतबार से ऐसे लोग हर वो काम कर सकते हैं जिसमें लीडरशिप इनके हाथ में हो, मतलब किसी कंपनी को चलाने की सलाहियत है। दे आर नॉट गुड एम्प्लॉयज, बट अगर एम्प्लॉयमेंटशिप में कोई ऐसा स्टेटस लियो पीपल को मिल जाए जिसमें इनका फैसला हतमी फैसला हो तो बड़े अच्छे एम्प्लॉय साबित होते हैं। अदरवाइज अपने सीनियर से थोड़े खफा ही रहते हैं। लियो पीपल में बिजनेस स्किल्स ज्यादा होती हैं, सो ज्यादातर वो अपने ही काम को तरजीह देते हैं। देना भी चाहिए क्योंकि उनकी एबिलिटीज इस तरह की मैनेजमेंट सलाहियतें रखती है जिससे वो अपने बिजनेस को ज्यादा तेजी से चला सकते हैं। अदरवाइज जो क्वालिटीज हैं उनमें लियो पीपल थोड़े मटेरियलिस्टिक सोच के पाए गए हैं। मादियत पसंदी उनकी सोच में जरा ज्यादा पाई जाती है। इस सेक्टर को ओवरकम करने के लिए मैं उन्हें मजहबी फराइज अंजाम देने की तलकीन जरूर करूंगा क्योंकि उससे इंसान की स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। फिर लियो पीपल का वाइट कलर बड़ा स्पिरिचुअल इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे न सिर्फ उनका माइंड जो है वो हमदर्दी, मोहब्बत और कुर्बानी देने के जज्बे में इंट्रोड्यूस होने लगता है, बल्कि उनकी इनर सोल में एक सर्टन इमोशंस भी जनरेट होते हैं जिससे वो दूसरों का ख्याल करते हैं। अदरवाइज वो जरा अपने ही ख्वाहिशात और अपने ही मामलात निपटाने में जरा ज्यादा लगे रहते हैं। लियो पीपल अगर वाइट कलर को
कंटिन्यूअसली यूज करें, मुस्तकिल तौर पर यूज करें, तो उससे उनकी इनर सोल में अमन पसंदी बढ़ जाती है। अदरवाइज ये थोड़े से अग्रेसिव पाए गए हैं और जल्दबाजी में कुछ हेजिटेशंस अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। आखिरी चीज जो लियो के लिए मैं उनकी तारीखों और उनके लकी डिजिट्स के बारे में जिक्र कर दूं, फिर शहाब साहब का जायचा कल का पेंडिंग में है और अजरा साहिबा का जायचा हम लोग फिर उसकी तरफ आएंगे। लियो पीपल क्योंकि नंबर 1 उनका लकी डिजिट होता है, इसलिए उनके लिए 1 तारीख और 10 तारीख काफी अच्छी रहती है। अगर अपने बड़े प्रोजेक्ट 1 तारीख को या 10 तारीख को शुरू करें और उस दिन इतवार भी हो, संडे मतलब दिन हो, तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज दिन में 1 बजे अपना नया प्रोजेक्ट का डिसीजन लेना ये वक्त की फेवरिंग क्रिएट करेगा, वक्त की मदद भी उन्हें मुयस्सर आ जाएगी। 1 बजे डेली उनकी 7 घड़ियां आजकल चल रही हैं, सो अपने ज्यादातर काम 1 बजे स्टार्ट लेने से उनको कुछ टाइम फेवर भी मुयस्सर आ जाएगी। लियो पीपल क्योंकि पीपल ऑफ लीडर हैं, पीपल ऑफ लीडरशिप हैं, इसलिए वो एमरल्ड, रूबी, टर्मलीन ये 2-3 पत्थर ऐसे हैं जो उनको रास आते हैं, वो पहन सकते हैं और इससे उनकी सलाहियतों में प्रोटेक्शन और मैच्योरिटी में इजाफा होता है। लियो पीपल की बहुत लोगों से बनती भी है, कुछ लोगों से नहीं भी बनती। बहरहाल लियो वर्सेस लिब्रा एंड लियो वर्सेस कैप्रिकॉर्न इज ओके। अदरवाइज जो स्टार्स हैं वो थोड़े जर्नल है, नेगेटिव का मैं जिक्र नहीं करूंगा। लियो पीपल में एक जो छोटी सी चीज जो मैं इतने अरसे से समझ पाया हूं, वो करते अपनी ही मनमानी है, लोगों से सुनते रहते हैं बातें लेकिन बाद में अपनी ही मनमानी करते हैं, लिहाजा खुश भी उसी में रहते हैं, अपनी ही दुनिया आबाद कर लेते हैं। लेकिन लियो पीपल को मेरा मशवरा ये है कि तन्हा दुनिया बनाई तो जा सकती है, खूबसूरत नहीं की जा सकती। इसलिए सबको साथ मिलाकर चलने से न सिर्फ उनकी बनाए हुए जो दुनिया है उसमें खूबसूरती आ जाएगी, बल्कि बहुत सारे मामलात हल भी हो जाएंगे। ये लियो पीपल की एबिलिटीज थी। नाजरीन, आज पहला जायचा हम लोग शहाब साहब का इंटर कर रहे हैं। शहाब साहब ज़राअत पेशा फर्द थे और उनकी सलाहियतें बड़ी ताकतवर, बड़ी मुनाफाखेज, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज हैं जो उनके रिज़्क रोजी के वसाइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ज़राअत का पेशा उनके लिए ओके है, वो क्यूरियस हैं और क्यूरियस पर्सनैलिटीज को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर मतलब टोटल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या उससे कंसर्न जो फील्ड्स हैं उन सब से एडवांटेजेस मिल सकते हैं। ये फील्ड उनको रास फील्ड कहलाती है। एग्रीकल्चर उनके लिए नहस या रजत में नहीं है, पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी में मार्स, सन, मून एंड वीनस 4 ऐसे स्टार्स हैं जो सिर्फ सेकंड हाउस में एंड नो डाउट सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ वेल्थ। अगर इतने 4 बड़े सितारे वेल्थ हाउस को सपोर्ट कर रहे हो तो इंसान के लिए मटीरियल सेक्टर में कोई कबाहत नहीं आनी चाहिए। बट बुरी खबर यह है कि ये चारों स्टार्स जहां पर अपनी रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर राहु बैठा हुआ है और पिछले 4 साल से बैठा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो चारों स्टार्स जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, जो मौके पैदा करते हैं, जो ये कोशिशें करते हैं, अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, जहां पर उसका रिजल्ट देने का टाइम होता है, जहां पर उसके मुनाफाखेजी का टाइम होता है, वहां पर नहूसत है। तो क्या होएगा कि ये सारी चीजें या तो बहुत थोड़ा रिजल्ट देंगी जो तवक्को से बहुत नीचे होगा, या फिर बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं देगी। राहु को रिमूव कर लें तो इनका 10th हाउस क्लीन और क्लियर हो जाएगा। अगर वो 10th हाउस क्लियर कर लेते हैं तो ये चारों बड़े स्टार्स इतनी बड़ी वेल्थ अपॉर्चुनिटीज उन्हें दे रहे हैं कि जिसके एतबार से मेरा ख्याल है ज़राअत उनके लिए ना सिर्फ इज्जत, ना सिर्फ रुपया पैसा, बल्कि जहनी सुकून और अदरवाइज अगली नस्ल के लिए जो विरसा क्रिएट करना होता है वो भी जनरेट कर देगा। अब वो सिंपल स्टार 3.5 साल तक और नुकसान करता रहेगा अगर उसे रिमूव ना किया गया। उसे रिमूव कैसे करना है नाज़रीन? राहु को रिमूव करने के तरीके आसान भी हैं, थोड़े स्ट्रगलफुल हैं, लेकिन तरीके मैं अभी डिस्कस करता हूं। उससे पहले हम लोग एक कॉलर को ऐड कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, जी बोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अज़मी बात कर रहा हूँ। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस हसीब बोल रही हूँ। मिसेस हसीब अपने बारे में पूछेंगी? नहीं, अपनी बेटी के मुताबिक पूछना चाह रही हूँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है हरीम। अच्छा, 21 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 2001 की है। ओके, क्या पूछना चाहेंगी? बस उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के बारे में मालूमात करनी है मुझे। एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में। हेल्थ, ओके ठीक है, मैं इनकी बारी पर जिक्र करता हूँ। ठीक है, ओके।
अगर राहु किसी की भी जिंदगी में नाजरीन डिफिकल्टीज प्रोड्यूस कर रहा हो तो राहु को रिमूव करने के लिए सूर्य नजम अगर रात में और सूर्य शम्स दिन में कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ी जाए और 28 दिन तक ये लाहे अमल तरतीब दिया जाए तो इससे नहुसत राहु रिमूव हो जाती है। और अदरवाइज भी अगर स्टार्स किसी तरह का नेगेटिव हॉरोस्कोप जनरेट कर रहे हो, किसी तरह की नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो खत्म हो जाती है। सूर्य नजम की रिप्लेसमेंट में सूर्य कमर भी पढ़ी जा सकती है, सूर्य कमर की रिप्लेसमेंट में सूर्य तारिक भी पढ़ी जा सकती है। सूर्य शम्स छोटी सी सूर्य है, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। सूर्य कमर और सूर्य नजम थोड़ी लंबी है, सम टाइम लोग मसरूफियत की वजह से इबादत को इतना टाइम नहीं दे पाते तो वो उसका नेमुल बदल सूर्य तारिक के तौर पर पढ़ सकते हैं। और साथ में राहु को रिमूव करने के लिए नीलम पहनना बहुत अच्छा रहेगा। इट इज नॉट बर्थ स्टोन फॉर द शहाब साहब, इट इज ओनली द ट्रीटमेंट स्टोन। ये इस तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा जो राहु की नेगेटिव एनर्जीज उनके लिए डिफिकल्टीज प्रोड्यूस कर रही हैं, उसे बिलू सफायर आके बैलेंस कर देगा। और उसके 8 कैरेट पहनना बहुत होंगे राइट हैंड रिंग फिंगर में, और अगर संडे के दिन वो स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है। साथ में सदका काफी इंपॉर्टेंट होगा। सदका मजहबी तौर पर आने वाली परेशानियों को टालने और इंसान के जो रीसेंट डिफिकल्टीज होती हैं उन्हें हक में और खैर में बदलने के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। और सदका इसमें काले रंग की चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हफ्ते के दिन किया जाए और उसे 7 दिन तक कंसीडर किया जाए, मतलब 7 हफ्ते तक। तो ये शहाब साहब की ये जो राहु की डिफिकल्टीज हैं ये रिमूव हो जाएंगी अगर उन्होंने 28 डेज में ये प्रोसीजर करके अपनी इन डिफिकल्टीज को रिमूव कर लिया with the help of prayer, with the help of some treatment, then it is damn sure he is in a golden form from 13th of January. So on वो अपने golden form में ही है। तकरीबन 1.25 साल का ये पीरियड है जो 2013 सन अप्रैल तक चलता रहेगा। लिहाजा जितनी जल्दी वो अपने ये खराबियां दूर कर लेंगे उतनी ही जल्दी उनके मामलात हल हो जाएंगे और ये मामलात का हल होना उनके लिए दीगर जरूरियात जिंदगी को पूरा करने की भी वजह बनेगा। उनके कई ऐसे मामलात जो स्टार्स उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही सेक्टर में थोड़ा सा भी स्ट्रगलफुल है, जब वो सेक्टर क्लियर होगा तो दीगर मामलात पर भी वो गौर कर सकेंगे। नेक्स्ट जायचा हमारे पास अजरा साहिबा का है। नाजरीन, ये जायचा ऐसा था जो मुझे घर से कैलकुलेट करके लाना पड़ा, काफी तफसील तलब जायचा था। अजरा साहिबा और उनके हस्बैंड में कुछ इश्यूज थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे और ये फील किया जा रहा था कि शायद उन दोनों के दरमियान रिश्तेदारी जब से हुई है, मतलब वो मियाँ बीवी बने, तब से मसाइल पैदा हो गए हैं। अमूमी तौर पर जो एशियाई थिंकिंग है इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि बीवी मनहूस साबित हो रही है या जब से ये शादी हुई है तब से मेरे क्राइसिस शुरू हो गए हुए हैं। लेकिन ये सोच, मैं हैरान हूं, ऐसी सोच नॉन मुस्लिम्स की होनी चाहिए थी। मुसलमानों की ऐसी सोच बहरहाल उनकी अपनी सोच है, ना तो इस तरह की कोई एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है, ना ही इस तरह की कोई मजहबी लॉजिक है। तो थोड़ा सा ध्यान किया करें। तोहमत लगाते हुए न सिर्फ आपको अपनी रिस्पेक्ट खोना पड़ती है बल्कि वो दूसरे की दिलाजारी की वजह भी बनता है। अजरा साहिबा का जिस दिन निकाह हुआ 22 सितंबर 2003 सन, उस दिन अजरा साहिबा का खुद का मून साइन वीनस के घर में था। दैट इज आइडियल फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। इट मीन्स के इन दोनों के रिश्तेदारी में ना तो वक्त की मनहूसियत है और ना ही उनकी शख्सियत की मनहूसियत है। ये सिर्फ एक मफरूजा था जो उन्होंने अपनी नॉलेज से क्रिएट कर रखा है। ऐसा कुछ भी स्टार वाइज वहां पर अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज दोनों का जायचा जेमिनी वर्सेस ल्यू है एंड इट इज आल्सो ओके साइन। दोनों की जो पेयर परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, इसमें कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं है जिसमें हम लोग कहें कि नेचर जो है मुतसादिम है, फितरत आपस में मुतसादिम है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान सिर्फ साइकोलॉजिकल फ्रैंकनेस जनरेट नहीं हो रही, वो उनकी ग्राउंड डिफिकल्टीज हैं। मेरे एतबार से दोनों को अपने इमोशंस पर नजरसानी करनी चाहिए। जहां तक रही बात उनके फाइनेंशियल डिजास्टर्स की, फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो उसकी वाज़ेह वजह यहाँ जायचे में शो हो रही है। वो वजह मैं बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कॉलर को भी ऐड कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं शगुफ्ता मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हैं शगुफ्ता साहबा? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। किन के बारे में पूछना चाह रही हैं? मुझे अपनी थर्ड सिस्टर है उनके बारे में पूछना है। उनका नाम हाजरा है। हाजरा की डेट ऑफ बर्थ? उनकी 14 अगस्त 1984 है। एंड टाइम ऑफ बर्थ इज? तकरीबन 2 बजे दोपहर। मुल्तान में ही?
प्लेस, हाँ जी। ठीक है। और इनका भी वही शादी का मसला, शादी नहीं हो पा रही है, बस यही है मसला मसाइल, तो कुछ रुकावटें हैं। और हारिस साहब, आपने मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर, उनका तो जायका बताया नहीं, कल ही हम आज उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवा ही दें, क्योंकि वो मैंने ढूंढा भी, मुझे मिला नहीं। मुझे बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। उनकी है 7 सितंबर 1981। और टाइम क्या था? टाइम उनका 10:30 से 11 के दरमियान सुबह में है, और प्लेस मुल्तान ही है। नाम क्या था उनका? उनका नाम शकीला है। ठीक है, मैं आज इन दोनों का इकट्ठा ही जिक्र कर दूंगा। हाँ, ये बस शादी का मसला क्या रुकावटें हैं, बस समझ में नहीं आ रही, बस। मैं जरूर, बड़ी मेहरबानी। ओके शगुफ्ता साहब। इन दोनों के दरमियान जो मैं अजरा और लियाकत साहब की जायचे को डिस्कस कर रहा था, और इन दोनों के दरमियान जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह ये जायचा बन रहा है। और जायचे में इस वक्त मार्स जो है वो काफ़ी बुरी पोजीशन पर है, सन कई सालों से गुरूब है। सो ये ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो ऑब्वियसली बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की वजह बननी थी। कर्जे चढ़ना, पैसे में बरकत ना रहना, अखराजात खामखा निकल आना, और लोगों का हेल्प करने से इनकार कर देना, आपकी शख्सियत में दम खत्म हो जाना, आपके पास प्लान्स बाकी ना रहना, ये सब पॉसिबिलिटी इन 2 स्टार्स की वजह से है। अगर ये 2 स्टार्स अपनी परफॉर्मेंस नेचुरली करना शुरू कर दें, कुदरती करना शुरू कर दें, तो इनके कर्जे भी उतरना शुरू हो जाएंगे, पैसा भी आना। और अगर नेचुरली परफॉर्म नहीं करें, जैसा कि उम्मीद है कि वो 2 साल अभी और परफॉर्म नहीं करेंगे, तो अब 2 साल इंतजार तो नहीं किया जा सकता ना। उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रेज करना चाहिए। आपको जो जेमोलॉजिकल मेथड है ट्रीटमेंट का, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट का, वो अपनाना चाहिए, उससे मामला हल हो जाएंगे। और उसके लिए बहुत आसान मामला है। एक तो सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ी जाए, और उसके अव्वल और आखिर पर 113 दफा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ा जाए। या मुसब्बिबुल असबाब मतलब एक तरह से एक आयत है, और उसे 113 दफा सूरह वाक़िया के शुरू में और 113 दफा सूरह वाक़िया के बाद में पढ़ा जाए, तो उससे असबाब भी पैदा होंगे और असबाब खैर और बरकत के होंगे। साथ में लियाकत साहब रूबी पहने। लियाकत साहब अगर परफॉर्मिंग पर्सन है, मतलब अगर वो किसी जॉब पर या किसी बिजनेस पर मामूर हैं, तो उन्हें रूबी पहनना चाहिए। और अगर अजरा साहबा किसी बिजनेस पे मामूर हैं, तो फिर उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए। दोनों में से कोई एक पहने तब भी ओके है, दोनों पहने तो बहुत अच्छा है। दोनों की पोटेंसी 7 कैरेट रहेगी। 7 कैरेट वजन का स्टोन अगर सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहना जाए, तो ये अपने एडवांटेजेस जैमोलॉजी के तहत देना शुरू कर देगा, और ये एडवांटेजेस उनकी इस मार्स की डिफिकल्टीज को रिमूव करने में मददगार साबित होंगे। अदरवाइज अगर वो कुछ भी ना करें, तो भी 2014 सन में बेहतरी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। होपफुली उनके तमाम सवालों का जवाब हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये जायचा काफी तफसील से बयान कर दिया। नेक्स्ट जायचा हमारे पास मिसेज हसीब ने अपनी बेटी के बारे में पूछा था। उनकी तालीम और हेल्थ के इश्यूज हैं। मैं उनकी डिटेल्स इंटर कर देता हूं नाजरीन, और साथ में मैं ल्यू पीपल के लिए 2012 कैसा रहने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूं। ये सब जानते हैं नाजरीन के सूरज जमीन के इंतहाई करीब होता है जून के महीने में। सो जमीन वाले लोगों को जून के महीने में सन की इंतहाई पावरफुल सपोर्ट मुयसर आएगी, और उस सपोर्ट के एवज ल्यू पीपल, एरीज, सैजिटेरियन, ये 3 लोग ल्यू, एरीज एंड सैजिटेरियन बहुत मुनाफाखेज हो जाएंगे। उस मुनाफाखेजी में न सिर्फ उनके पेंडिंग के काम 2012 में 6 जून से रिजॉल्व होना शुरू होंगे, बल्कि उनके कामों में जो पिछले अरसे नुकसान महसूस हो रहा था वो भी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। 2012 सन में तकरीबन 6 जून से शुरू हुआ टाइम आइडियली 17 अगस्त तक परफॉर्म करता रहेगा। 17 अगस्त के बाद वो 1 या 1.5 महीना जनरल रहेगा, और उसके बाद फिर वही डाउनफॉल सीजन शुरू हो जाएगा। लिहाजा जून से लेकर 17 अगस्त तक का टाइम इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइम है, स्पेशली ल्यूज के लिए। वो जरूर उसको कंसीडर करें। इस कंसीडरेशन में वो नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड परचेज, ट्रैवलिंग, जॉब स्विचिंग, और अदरवाइज जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं वो कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर मिसेज हसीब ने अपनी बच्ची के बारे में जो पूछा था उसका जायचा कैलकुलेट हो चुका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापसी पर हम लोग लियो के बारे में भी और डिस्कशन करते हैं और इनके जायचे के बारे में भी जिक्र करते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग हरमीन, मैं लव सही नहीं लिख सका हूं नाजरीन, लेकिन बहरहाल उनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जून 2001 सन थी। वो तालीम और अपनी सेहत के बारे में उनकी वालदा काफ़ी परेशान थी, लेकिन यहाँ जायचे में ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। जायचा काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, बल्कि तालीम सेक्टर में अगर मैं जिक्र करूँ तो इस वक्त जुपिटर उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ आइडियल फॉर द एजुकेशनल सेक्टर। उसके एतबार से न सिर्फ उन्हें तालीमी सरगर्मियों में एक रूहानियत की सपोर्ट मिलेगी, बल्कि उनको खुद भी अपने अंदर एक ख़ास किस्म की खुशी और एक फ़र्ज शनासी का एलिमेंट मिलता रहेगा। जायचा और तफसील तलब है नाजरीन, इसमें और बहुत सारे स्टार्स हैं जो फेवर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर काफ़ी देर से होल्ड पर है, हम लोग उन्हें शामिल कर लें, दैन फिर हम लोग इनके जायचे में और बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है? जी, मैं अनीता बात कर रही हूँ। आरिफ साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने बारे में पूछेंगी? नहीं, अपनी बेबी के बारे में जानना चाहती थी। मैंने पहले भी एक मरतबा वो लिखवाया था ना, तो आप डायरी बुक के आए थे, उसके बाद पता नहीं आपने बताया या नहीं, हमारी तरफ तो लाइट ही नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करता हूँ आज दोबारा बता दूँ। जी, 23 अप्रैल 1990। नाम क्या था? नौशीन। और कहाँ की पैदाइश है? कराची की। टाइम 2 से 3 रात को टाइम। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये था ना कि ये मैंने कहा था कि ना अम्मी की बात मानती है, ना सुनती है, ना मेरी बात सुनती है, अपनी मनमानी करती रहती है। इस गैलरी में यानी दोस्तों की उन गैलरी में हम बैठना मना करते हैं, तो जो फजूल बातें करते हैं तो वो उन्हीं के पास बैठना पसंद करती है। कोई लिहाज नहीं करती, ना किसी से बदतमीजी से पेश आती है। प्यार से समझाया, मार समझाया, मगर समझती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कोई जहनी प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। मैं इनको काफ़ी गहराई से चेक करके आपके गोश गुजार करता हूँ, और मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि मैं इसे आज ही शामिल कर लूँ। जी ओके नाजरीन, हरमैन का जायचा मेरे सामने। इस जायचे में मैंने जुपिटर की पोजीशन को पॉजिटिव करार दिया है। जुपिटर इस वक्त तीसरे घर में है, एजुकेशनल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, और ये एजुकेशन के लिए न सिर्फ इंसान को फर्ज शनासी देता है, बल्कि जहनी जरखेजी भी प्रोड्यूस करके देता है। वीनस उनके यहाँ 6th हाउस में, दैट इज क्रिएटिंग अ लिटिल ट्रबल फॉर द हेल्थ सेक्टर, एंड इट इज ओनली क्रिएटिंग द सेंसिटिविटी, हसासियत। इसके लिए डिजास्टरिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, थोड़ी सी हसासियत पैदा करेगा, और उसको रिमूव करने के लिए बहुत आराम से या शाफियों पढ़ने से कवर हो जाएगा। या शाफियों अगर 121 दफा रोजाना पढ़ा जाए तो उससे काफी बड़े एडवांटेजेस मिलेंगे। सैटर्न इस वक्त उनके यहाँ 8th हाउस में है, विच इज क्रिएटिंग अ लिटिल लेग पुलिंग। लोग शायद उनकी टांग वांग खींचते रहेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा नीचा दिखाएं, लेकिन वो अपनी सलाहियतों से अपने आप को प्रूव करती ही रहेगी। फिर उनका सन साइन 9वें घर में है, वो अपनी अक्ली सलाहियतों में काफ़ी ताकतवर है, और इस अक्ली सलाहियतों के एतबार से आला तालीम के हसूल का रास्ता हमवार होता रहेगा, और आला तालीम हासिल करने के लिए शायद वो होमलैंड से अवे भी जाएं। मून साइन इस वक्त 10th हाउस में है, दैट इज ओके साइन, लेकिन अभी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई कैरियर परफॉर्म कर रही होती तो उस वक्त उनको उसका एडवांटेज मिलता। इस वक्त उनके प्लान्स दौलतमंदी के हसूल के लिए सोच, ख्वाब दौलतमंदी के ज़रूर देखेंगी, क्योंकि मून साइन 10th हाउस में, लेकिन इन ख्वाबों की तकमील का भी टाइम नहीं है। सो इस जायचे में कोई ख़ास ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए, सिवाय वीनस के 6ठे घर में होना, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लिटिल हसासियत फॉर द फिजिकल हेल्थ। उसको रिकवर करने के लिए मैंने या शाफियों का जिक्र कर दिया। उनका बर्थ स्टोन, शी इज़ अ कैंसेरियन लेडी, तो उनको रूबी पहनाना अच्छा रहेगा। रूबी इस एज में सिर्फ 4 कैरेट भी पहना देंगे तो चलेगा, उसकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी होगी कि वो वीनस को सपोर्ट करके रिमूव कर देगी। नेक्स्ट जायचा हमारे पास शगुफ्ता साहिबा का है। शगुफ्ता साहिबा का जायचा असल में उन्होंने हाजरा साहिबा के लिए पूछा था, अपनी बहन के लिए, फिर उन्होंने शकीला साहिबा के बारे में भी पूछा था। एक दफ़ा उनका हम खुद भी जायचा बना चुके हैं। असल में इनको वो ही इनहेरिटेशन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप डिजास्टर में जाता है, और या तो अचीव नहीं हो पाता या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है, और तब भी लाइफ पार्टनरशिप कंसीव नहीं हो रहा। मैंने वैसे तो शगुफ्ता के लिए भी, हाजरा के लिए भी और शकीला के लिए भी सूरह यूसुफ प्रिस्क्राइब करी थी,
जायचे का रुझान कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, सूरह यूसुफ रिलेशनशिप के जो क्राइसिस हैं उनको दूर करने में बड़ी मददगार साबित होगी। अगर सूरह यूसुफ को सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतों के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो वो हिडन रेजिस्टेंसेस जो जायचे में हो, सितारों में हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो, ईवल स्पेल्स हो, मैन कॉज डिस्ट्रक्शन हो, टाइम डाउनफॉल में गया हुआ हो, इन सारे मसाइल को वो रिकवर कर देगी। सो जायचा इतना बुरा नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए, लेकिन फिर भी सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें सूरह यूसुफ के साथ मिला के पढ़ने से मामला हल हो जाएंगे। और हाजरा का बर्थ स्टोन रूबी है, वो भी 8 कैरेट में पहने, उनके रूबी से उन्हें एडवांटेजेस मिलेंगे। इनके जायचे के कुछ प्लस पॉइंट है, मैं जिक्र करता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कॉलर को ऐड कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद लाइन में ड्रॉप हो गई है शायद। हाजरा साहबा की जिंदगी में जो प्लस पॉइंट है वो कुछ इस तरह से हैं कि उनका मून साइन 12वें घर में था, गुरूब फॉर्म में था 2007 से लेकर 2012 के इब्तदा तक। बट मून साइन अब बिल्कुल एज पर है कि वो आइंदा कुछ दिनों में तलू हो जाएगा। वहां से वो एक अपना सफर शुरू करेगा, हम उसे सफर मुस्तकीम कहते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। ये सफर 14 महीने का होगा, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें घर तक हर हाउस में 2-2 महीने रहता हुआ 7वें घर का हिस्सा बन जाएगा और 7वें घर में उनकी लाइफ पार्टनरशिप एक्सपेक्टेड है। तो इट इज वेरी वेरी श्योर, मोस्ट प्रोबेबली इट इज वेरी श्योर कि उनको अगले 14 महीने में अपना कंपेनियन नसीब हो जाए। इस कंपेनियन की हर 2 महीने बाद मूड बदलता रहेगा। अगर पहले ही 2 महीनों में, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 26 ऑफ मार्च, 26 मार्च से जब वो मून तलू होगा तो उनके पहले घर में उनकी शादी के चांसेस 2 महीने के लिए ऐसे जनरेट होंगे कि उन्हें कोई पसंद करे और पसंदीदगी से शादी हो जाए। ये मूड 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद मून साइन दूसरे घर में इंटर हो जाएगा। उस वक्त शादी की वजह उनका स्टेटस बनेगा, उनके खानदानी स्टेटसेस उसकी शादी की वजह बनेंगे। फिर वो 2 महीने तक वो रहेगा। अगर उन स्टेटस वाइज उनकी शादी हो गई तो अच्छी बात है, अगर उस स्टेटस वाले फेज में शादी ना हुई तो फिर अगले 2 महीने वो फैमिली अरेंजमेंट के एतबार से शादी करेंगी। वो भी उनको फेज आएगा एंड दैट इज द फेज ऑफ सितंबर अक्टूबर, इस महीने में होएगा। उसके बाद जो 2 महीने का फेज आएगा उसमें किस्मत के तहत, उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट, फिर फिजिकल इंस्पिरेशन, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के एतबार से शादी हो सकती है। लास्ट में गोल्डन टाइम के एतबार से, वक्त का बहुत पावरफुल होना, इंतहाई बहार सीजन होने की वजह से शादी होगी। लेकिन ये 14 महीने वो रहेगा शादी के फेज में ही, चाहे शख्सियत के एतबार से हो चाहे अरेंजमेंट के एतबार से हो। ये 14 महीने गोल्डन सीजन है। इस गोल्डन सीजन में वो सूरह यूसुफ और सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें और ज्यादा अहम रोल अदा करेंगी। अपना बर्थ स्टोन भी वो पहन सकती हैं, रूबी। नेक्स्ट कॉलर है नाजरीन हमारे साथ, और उसके बाद हम लोग नौशीन साहिबा का जायचा ऐड करेंगे। नौशीन साहिबा का जायचा काफी टीजिंग है, काफी डिस्टर्बिंग है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं मिसेस शफीक बात कर रही हूँ साहिवाल से। मिसेस शफीक अपने बारे में पूछेंगी? जी, मैंने अपनी बेटी के मतलब से पूछना है। क्या नाम है उनका? रवीहा। रवीहा। RAVEEHA। ठीक है, रवीहा की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 8/8/99। 8/10/99। टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। 11:30 बजे रात, इतवार। और कहाँ पर? साहिवाल में। क्या पूछना चाहेंगी बजी? ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, चिड़चिड़ापन है इसमें और बहुत ही गुस्से वाली है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसकी नाम की वजह तो नहीं है, अगर नाम की वजह है तो आप भी अच्छा सा इस्लामी नाम बता दें और इसका तलीमी कैरियर कैसा होगा ये भी बता दें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोगों के लिए भी इसमें काफी इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपकी बारी पर जिक्र करता हूँ। नाजरीन, नौशीन का जायचा इस असना में कैलकुलेट हो चुका है। नौशीन भी मनमानी करती थी, रवीहा भी जिद्दी है और चिड़चिड़ापन है उसमें। ये
कुछ लोग नहीं, न्यूमरोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोस्टिंग है उसमें ये बात बड़ी वाज़े तौर पर लिखी जाती है कि नाम के असरात की वजह से इंसान की जो फितरत है या मूड है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। न्यूमरोलॉजी वाले जो लोग हैं वो काफ़ी इसके प्रूफ्स भी देते हैं। सो आई एम नॉट अ ट्रू न्यूमरोलॉजिस्ट, बट अगर वो रूल सच्चे हैं तो इट मीन्स के नाम का बहुत बड़ा असर होता है। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे लिए एक मिसाल है, क्योंकि वो इतनी इज्जत पैदा करता है वो नाम कि हम लोग जब अपने नाम के साथ उसे लगाते हैं तो हम भी अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत पाते हैं। लिहाजा नाम का असर तो जिंदगी पर श्योर है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। लेकिन रवीहा के नाम में उसका नाम उनको फायदा कर रहा है या नुकसान तो उनकी बारी पर हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन नौशीन के जायचे में इस वक्त जो डिफिकल्टीज हैं वो बड़ी अजीब हैं, बड़ी अनसोशल सी हैं। मैं वो थोड़ी सेंसर करके बयान करता हूँ। ये सरासर जहनी खराबी है। इस खराबी को आप किसी डिजीज का नाम नहीं दे सकते, ना ही एस्ट्रोलॉजिकल डेफिशिएंसी का नाम दे सकते हैं, ना ही सितारों की खराबी कह सकते हैं। She is perfect and she is very strong in her talent, but unfortunately उसको जो आदतें जिसे हम सोसाइटिकल हैबिट्स कह सकते हैं वो नामुनासिब हैं। इस सोसाइटिकल हैबिट्स को रिमूव करने के लिए सूरह तौबा पढ़कर पानी पर दम करके उन्हें पिलाना अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर वो खुद पढ़े, ये लोग उन्हें मोटिवेट कर लें, नौशीन साहिबा के जो घर वाले हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो खुद नहीं पढ़ती, नौशीन को पढ़ने की तलकीन के बावजूद वो नहीं पढ़ती, तो फिर आप लोग पढ़कर पानी पर दम करके उन्हें पिलाएं। रूहानियत में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें नफसानी ख्वाहिशात पावरफुल हो जाती हैं और वो दीगर ख्वाहिशात पर हावी हो जाती हैं। इंसान फायदे और नुकसान को भुला बैठता है, इज्जत और बेइज्जती को भुला बैठता है, सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील हासिल करने की कोशिश करता है और उस कोशिश को किसी भी कॉस्ट पर पूरा करने की दर पे हो जाता है, पूरा करने के लिए अमल प्यारा हो जाता है। ऐसे लोग न सिर्फ अपने लिए कुछ रुसवाई पैदा करते हैं बल्कि अपने जो अजीज़ व अकारब हैं उनके लिए भी शर्मसारी की वजह बनते हैं। सो नौशीन को कंफर्म है कि इस वक्त सूरह तौबा की जरूरत है। देयर इज नो नीड फॉर एनी स्टोन, देयर इज आल्सो नो नीड फॉर एनी सदका। बट अगर सिर्फ सूरह तौबा का पानी उन्हें कंटिन्यूसली पिलाया जाए तो उनकी नफ्स की सरकशी कंट्रोल में आ जाएगी, और नफ्स सरकश अगर कंट्रोल में हो जाए तो इंसान का कल्ब ताकतवर होने लगता है और कल्बी सलाहियतें हमेशा नेकी की तरफ और खुशबख्ती की तरफ खींचती हैं। सूरह तौबा इसका बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें कल्बी जाले छट जाएं और इंसान अच्छी सोच की तरफ आ जाए और नफ्सी जाले जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएं और नफ्स को कंट्रोल किया जा सके। सो नौशीन साहिबा का जो जायचा था वो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बेस्ड था, उस जायचे में एस्ट्रोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट कॉलर है नाजरीन हमारे साथ और उसके बाद रवीहा का जायचा भी मुझे ऐड करना है। देखते हैं हमसे कौन क्या पूछ रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी हाजी वकार हुसैन बात कर रहा हूँ। वकार साहब कैसे हैं आप? हेलो वकार साहब आप कैसे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने पूछा आप कैसे हैं, ठीक हैं? हेलो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अब तो आपका हाल पूछ पूछ के मेरा हाल खराब हो जाएगा। वकार साहब की कॉल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आई होप सो कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। हम लोग रवीहा के जायचे को कंसीडर करते हैं। रवीहा 8 अगस्त 89 की पैदाइश थी। जायचे के एतबार से जो उनके डिजिट्स बनते हैं उस डिजिट्स में और उनके स्टार डिजिट में और उनकी लक डिजिट में कोई क्लैश नहीं है, लिहाजा ये नाम ओके है। बाय द रूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट इज ओके नेम एंड इट इज आइडियल फॉर हर टैलेंट। इसमें अदद किस्मत, अदद सितारा और अदद नाम एक ही लाइन पर है, जिसके एतबार से इस नाम में कोई कबात नहीं, लिहाजा अब आप नाम की तरफ से तो परेशान ना हो। बाकी रही उसकी जिद के मामलात, जब भी इमोशंस के घर में नेगेटिव स्टार्स होंगे तब इंसान के यहाँ जिद का एलिमेंट, हाइपरटेंशन, जल्दबाजी, फजूल खर्ची और खाम ख्याली के मसाइल पैदा होंगे। और रवीहा इसी तरह के एक डिसऑर्डर में फंसी हुई है जिसकी वजह राहु है, और राहु 5वें घर में ऐसी डिग्री पर है जिसकी वजह से उनको मेंटल रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है।
या ऐसी रिलैक्सेशन अवेलेबल है जो उनके मेरिट्स पर तो पूरी है, मुआशरे के मेरिट्स पर या माँ बाप के मेरिट्स पर पूरी नहीं है। इस रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करने के लिए और राहु के असरात को इमोशंस के घर से निकालने के लिए बहुत आसान है कि सूरह कमर पढ़ी जाए। रात के वक्त अगर पढ़ी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर वो खुद रवीहा पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं पढ़ पा रही तो उनकी जगह पर उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी पढ़ सकते हैं तनदही से। लेकिन ये पुराना असूल है कि अगर आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर वो किसी चीज़ पर दम करके उसे पिलाएं या खिलाएं तो उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। अदरवाइज प्रे जो है रब ताला के हजूर हम जब सरबत सुजूद होते हैं तो प्रे तो बहरहाल पहुंच जाती है। साथ में उनका बर्थ स्टोन जो कि उनके लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, एक तो वो है ल्यू, और ऊपर से जिद्दी हो गई जो कि ल्यू का खासा है, ऊपर से मनमानी या चिड़चिड़ापन आ गया जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बनता है। तो इससे काफ़ी तकलीफ पैदा हो जाती है। एक चूजा सा आदमी अगर जिद करे तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन एक ताकतवर बंदा अगर जिद करे तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, और ये है भी ताकतवर और ऊपर से जिद्दी भी हो गई है तो थोड़ी तकलीफ बढ़ेगी। लेकिन ये सूरह कमर के रात में पढ़ने, रूबी 8 कैरेट का लॉकेट की शक्ल में उसे पहनाने से ये मामलात बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। और इसको अगर इन्हीं दिनों शुरू कर लिया जाए ताकि 6 जून से पहले ये मामलात निमट जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज 6 जून को ये मामलात और क्राइसिस में चले जाएंगे, क्योंकि 6 जून को सन और सपोर्ट कर देगा और उनकी जिद में और इजाफा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर उससे पहले वो ये जो मैंने दी हुई रेमेडीज परफॉर्म करेंगे तो ये मामला हल हो जाएगा। ये रवीहा का जायचा हो गया। नाजरीन, अगले कॉलर को हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा बात कर रही हैं? मैं पेशावर से शाहवाना बात कर रही हूँ। शाहवाना साहबा अपने बारे में पूछेंगी? हाँ जी, मैं अपने बारे में पूछूंगी। डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1971। और टाइम ऑफ बर्थ? आप टीवी से सुन रही हैं शाहवाना साहबा? चले मैं स्लो कर देती हूँ सॉन्ग। जी प्लीज। और मुझे अपना टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। रात को 2:20 पे। कहाँ पर? एबटाबाद में। ठीक है, क्या क्वेश्चंस क्या हैं आपके? बस मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूंगी, और मैं ये पूछना चाहूंगी कि काफी अरसे से हम पेशावर में, और मेरे हस्बैंड जॉब की बहुत कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद में मिल जाए या मुल्क से बाहर हम चले जाएं। तो आप प्लीज ये बता दें कभी हम पेशावर से निकल सकेंगे या मेरे हस्बैंड कभी मुल्क से बाहर जा सकेंगे, और प्लीज ये बताएं कि मेरा स्टोन कौन सा है। ठीक है शाहवाना साहबा, मैं आपके जो सवालात हैं उनका किसी हद तक पूरा कर सकूंगा, लेकिन आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखवा दी है और जायचे में सवाल ज्यादातर अपने हस्बैंड से मुतल्लिका कर लिए हैं। चलिए आप मेरे बारे में बता देना कि क्या मेरी किस्मत में है मैं इधर से निकल सकूंगी या बाहर के मुल्क में मेरी किस्मत में है, क्योंकि मुझे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ना। ठीक है शाहवाना साहब, आपका जायचा कैलकुलेट हो चुका है, आप ऑन एयर सुनिए, अभी आप ही की बारी है। थैंक यू जी। ओके शाहवाना साहब। नाजरीन, जायचा जैसे कंपैटिबिलिटी हम लोग जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की चेक कर सकते हैं, उन दोनों के दरमियान जो सक्सेस रेशो है वो कितना डेवलप हो चुका है हम लोग वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम बिहेवियर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये तो आप भी जानते होंगे, अब मुझे ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि जब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ख़ानदान से मालूमात आपके जायचे से मिल जाती हैं, लेकिन ये तो बड़ा अजीब लगेगा ना कि आप डेट ऑफ बर्थ अपनी बता के सवाल सारे अपने हस्बैंड या दीगर लोगों के बारे में कर लें, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगी मेरे लिए। लेकिन शाहवाना साहबा के लिए खुशखबरी इस तरह से है कि उनका मार्स पहले सैटर्न के अंडर था और उसकी वजह से उनकी ट्रैवलिंग के एफर्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे, और जिस जगह वो खुद मौजूद थी वहां पर वो बहुत कामयाब या बहुत खुश नहीं थी, इसलिए उनको ये जो सोच थी ये डिस्टर्ब कर रही थी। अब खुशखबरी में बदल चुका है ये कॉन्सेप्ट, और इसमें मार्स आज़ाद हो चुका है। मरीख का आज़ाद होना इंसान के लिए सफरी लाइन को खोल देता है, और ये सफरी लाइन तकरीबन अपनी पीक पर होगी जिसमें वो ट्रैवल कर सकेंगी, और वो ट्रैवलिंग मुनाफाखेज रहेगी। उस ट्रैवलिंग से जिस मकसद के तहत वो ट्रैवल करना चाह रही हैं वो ट्रैवल मकासद पूरे हो सकेंगे। ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है इस साल सितंबर में। सितंबर के इब्तदाई दिनों में मार्स
पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा और उससे उनकी सफरी लाइन खुल जाएगी। चाहे वो होमलैंड पर किसी एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो सकती हैं, किसी सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकती हैं। इवन अगर वो थोड़े से एहतमाम से काम करें तो वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी शिफ्ट हो सकती हैं। ये सब फैसिलिटी रफ्ता रफ्ता उन्हें मिलती रहेगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की नो हाउ रखते हैं उन्हें ये अंदाजा होगा कि मार्स 6.5 साल का सितारा है। जब वो एक दफा आजाद होता है तो 6.5 साल तक वो फिर फेवर करता रहेगा, लिहाजा अगले 6.5 साल तक वो कभी भी मूव कर सकती हैं। एक फ्यूचर में उनको और पॉजिटिविटी सन के एवज मिल रही है। सूरज उनके पहले घर में है, फिर उनको यूरेनस भी इस साल काफी सपोर्ट करेगा। ये क्या क्या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन कॉलर काफी देर से होल्ड पे हैं, हम लोग उन्हें भी साथ में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहते हैं। शबाना साहबा का सन और यूरेनस क्या गुल खिला रहा है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन कॉलर पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा? मैं रेहाना बात कर रही हूँ लाहौर से। रेहाना साहबा, आपने अपने बारे में पूछना है? जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। 27 नवंबर 1979। और टाइम ऑफ बर्थ? असल का वक्त था और मंगल का दिन। और लाहौर की पैदाइश है? जी, लाहौर से। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी, 5 साल हो गए थे मेरी शादी को, तो मैंने ना डिवोर्स ले ली हुई है। तो आगे मेरे बगल का माइंड है, तो वो पीछे से दोबारा सुलह करना चाहते हैं और मेरा कोई माइंड नहीं वापस जाने का। तो आप प्लीज मुझे नेक्स्ट से बता देंगे सेकंड मैरिज का तक या फ्यूचर कैसा है? ठीक है, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। मैं इसके बारे में ज़रूर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दूंगा ताकि आप अपने मुस्तकबिल का फैसला अच्छे तरीके से ले सके। आपकी बारी पे मैं कल आई होप सो आज हो जाएगा। नहीं, आज शायद ना हो सके, बट आज हो या कल हो मैं इसको पूरी तफसील से बयान करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, शाहवाना साहबा के यहाँ सन साइन पहले घर में काफी पॉजिटिव चेंजेस पैदा कर रहा है। बड़े अरसे से उनका टैलेंट जो शेक हो रहा था और वक्त उनको जंग आलूद कर रहा था और तसलसल से उनकी ख्वाहिशात रद्द हो रही थी और उनका जहन अनरिलैक्सेशन मोड पे चल रहा था। अब सूरज के तुलू होने से ये सारी ही डिफिकल्टीज रिमूव होने के चांसेस हैं, लेकिन ये रिमूवल 6 जून से स्टार्ट होगा क्योंकि सूरज 6 जून से उन्हें फर्स्ट हाउस में सपोर्ट करेगा। उससे उनकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट, उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, मियाँ बीवी के दरमियान इमोशनल फ्रैंकनेस और इनके खुद के जहनी तनाव में कमी और पावरफुल डिसीजन, ये सब मुमकिन हो सकेंगे। ये 6 जून से है सूरज का तुलू होना और ये उनके फर्स्ट हाउस में काफी चार्मिंग एबिलिटीज लेकर आएगा। दूसरा, उनका यूरेनस पहले बहुत वीक डिग्रीज पर था और वहां पर वो लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज या तो क्रिएट ही नहीं करता था या अगर कोई मौका मिलता भी था तो वो किसी मजबूरी के तहत, किसी पाबंदी के तहत जाया हो जाता था। जबकि इस साल यूरेनस तकरीबन सेकंड क्वार्टर में, तकरीबन जून के महीने में ही, थर्ड क्वार्टर जून के महीने में ही तकरीबन वो पावरफुल हो जाएगा और मौके खैर और बरकत के साथ उन्हें मुयस्सर आएंगे। ये मौके उनके लिए न सिर्फ उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनके पूरे होने की वजह बनेगा, बल्कि बड़े मिशंस जो थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, वो मिशंस भी फ्रूटफुली फिनिश हो जाएंगे, वो मिशन पूरे होंगे। यूरेनस का 9th हाउस में होना एक और खुशबख्ती जनरेट करता है। इससे मुनाफाखेजी दायमी तौर पर मिलती है, शॉर्ट वे में नहीं मिलती। मतलब जब भी यूरेनस 9th हाउस में इंसान को फायदा करता है तो वो लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस पैदा करता है। वो कई सालों पर या थ्रू आउट लाइफ मुहित होते हैं। वो पीरियोडिक एडवांटेजेस नहीं होते कि साल मिले, 1.5 साल मिले और उसके बाद फिर खत्म हो जाए। तो ये भी एक खुशबख्ती है। फिर उनके जायचे में मरकरी पहले वीक था, जो उनकी फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता था, उसकी खतरे की तलवार लटक रही थी, जबकि अब मरकरी भी आज़ाद हो चुका है। जायचे की सिर्फ एक खराबी 2012 में अभी भी सस्टेन है, जो पिछले कई महीनों से चलती आ रही है, वो है सैटर्न का 4थे घर में होना। यहाँ पर उनको दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, खुशी, खुशबख्ती ज़रूर मिलती रहेगी। इवन रिलेशनशिप में भी बेहतरी आएगी सन की वजह से। यूरेनस भी उनकी मेंटल पीस की वजह बनेगा। फिर भी सैटर्न जो है वो फैमिली लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर रखेगा।
इस डिस्टर्बेंस में उन्हें थोड़ा सा समझौता करने वाली नेचर से चलना होगा और ये फिर उनके लिए बेहतरी की वजह बनेगी। अगर सैटर्न को रिमूव करना हो तो काला सदका, टर्मलीन स्टोन, एक्वामेरीन स्टोन, ये दोनों में से कोई एक पहन सकती हैं। रूबी या ब्लू सफायर अगर पहनना चाहें तो ये भी पहन सकती हैं, लेकिन एहतियात से पहने। दोनों की पोटेंसी 7 कैरेट से 9 कैरेट के दरमियान पहन सकते हैं। और साथ में सूरह शम्स जो नहुसत सियारगान को दूर करने का बहुत बड़ा हथियार है, सो वो 28 दिन तक करे, अगर दिन के वक्त पढ़ा जाए तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर इनका एक्यूरेट स्टार, क्योंकि अक्लमंदी की दलील है, एक्यूरेट स्टार जहानत पर मबनी है, इसलिए थोड़े से जहानत से भी फैसले करें। रेमेडी से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाएगी, रेमेडी से काफ़ी हद तक रिपेयरिंग भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी अकली सलाहियतों को खुला रखें ताकि कॉम्प्रोमाइज़ जब करें तो उसमें अकल का एलिमेंट भी हो, उसमें जहनी जरखेज़ी भी शामिल हो। 2012 सन में क्योंकि मिड में जाकर वाज़ेह तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, तो इस जायचे को मैं इस तरह भी बयान कर सकता हूं कि 2012 उनके लिए इनकलाबी तब्दीलियों का साल है। इन इनकलाबी तब्दीलियों को वो भुला नहीं पाएंगी। सारी जिंदगी के जैसे आम साल गुजर रहे थे, 2012 इस तरह अमूमी तौर पर नहीं गुजरेगा। इसमें वाकई ही कुछ स्पेशल चीजें 6 जून या जून के महीने से एक्सपेक्टेड हैं और वो इनके लिए काफी बड़ी चेंजेस की वजह बनेगी। नाजरीन, ये जायचा हमारा था। इसके बाद रिहाना साहिबा का जायचा हमारे पास अगर टाइम है तो हम लोग ऐड कर लें। मैं ऐड कर ले, सॉरी डायरेक्टर साहब ने मुझे कुछ बोला, मैं सुन नहीं सका। ठीक है, रिहाना साहिबा का जायचा इतने टाइम में हो जाएगा जितना टाइम मुझे दिया गया है। रिहाना साहिबा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 नवंबर 1979 है। अनफॉर्चुनेटली वो एक दफ़ा अपनी रिलेशनशिप अचीव करने के बाद डाइवोर्स ले चुकी हैं। रिलेशनशिप सेक्टर में दूसरा जो टाइम है उनका गोल्डन टाइम फॉर द रिलेशनशिप इज स्टार्टेड फ्रॉम 4th of April 2012। मून एंड वीनस सपोर्ट करेगा। इससे पुराने रिश्ते का रुझान मैं नहीं देख रहा हूं, ये मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। सो मून और वीनस के एवज नई शादी और लव मैरिज होने के ज्यादा चांसेस हैं। वो एवरेज से ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और उस स्ट्रांग पन में वो खुशबख्ती अर्न करेंगी। बाकी सूरह यूसुफ का सहारा लेकर वो अपने इस जायचे को और पावरफुल कर सकती हैं। नाजरीन, ये हमारा आज का आखिरी जायचा था। कल हम लोग अगले स्टार के बारे में जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे एक और स्टोन के बारे में भी जिक्र करें। सो आज तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।